तो इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा प्रयागराज पहुंच गई है। प्रबुद्ध लोगों का शहर, बुद्धिजीवी लोगों का शहर, पढ़े लिखे लोगों का शहर, तहजीब का शहर लखनऊ की तरह। यहाँ के दिल में क्या है? व्हाट डज प्रयागराज थिंक? आइए, मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे मेहमानों का। मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया आपको प्रयागराज के बारे में डिबेट और कहीं मिलेगी। मैं स्वागत करना चाहता हूँ अभय अवस्थी जी का। बहुत ही प्रोमिनेंट सिटीजन हैं, पहले इलाहाबाद के, अब प्रयागराज के। कविता यादव त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। विदुप अग्रहरी, भारतीय जनता पार्टी से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एडवोकेट के राय, आप एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, और किसके? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट। हाँ, तो ये इस लिहाज से भी, क्योंकि यंग लोगों के दिल में क्या है, उन्होंने आपको एकाएक यंग बना दिया है। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी वाले दिनों की याद आपको दिला दी है, तो आपके पास आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसे जैसे हमारी बातचीत शुरू होगी और लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, तो मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूं जो इनकम्बेंट्स हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी कैलकुलेशन क्या है? वो क्यों ये माने बैठे हैं? व्हाई आर दे थिंकिंग कि इस बार आएंगे तो योगी ही? तो आइए, सबसे पहले मैं विदुप जी से शुरू करता हूं। विदुप जी, क्यों ऐसा लगता है आपको कि अगर हम प्रयागराज की बात करें कि यहाँ पर बीजेपी में ही माहौल होगा? क्योंकि आपने देखा है जो कैंपेनिंग हो रही है, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, ये बड़ी अनोखी चीज़ है कि पहली बार चुनाव में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, वरना हमेशा वो एकदम बैक सीट ले लेता है। ऐसे में आप क्यों कॉन्फिडेंट हैं कि पब्लिक एंगर के बीच में भी बीजेपी की सरकार बनेगी? देखिए, ऐसा है कि योगी जी की मैनेजमेंट, जो स्टेट मैनेजमेंट है, वो अभूतपूर्व रही है। 5 साल तक उन्होंने जो अपना काम किया है उसको जनता ने देखा है, और जो जनता ने देखा है उसको पसंद किया है, उसको सराहा है। और उसी की वजह से आज सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी सिक्योर फील कर रहा है उत्तर प्रदेश में रहने के लिए। आज की तारीख में सबसे ज्यादा सिक्योर फील करने वाली तो घरेलू महिलाएं हैं। आज सिविल लाइंस में घर से बाहर निकलती हैं, अपने आप को सेफ फील करती हैं। ये सेफ्टी ये योगी जी ने दिया है, और एटमॉस्फेयर दिया है। आज की तारीख में बाहर से इन्वेस्टर्स भी आने लग गए हैं, उत्तर प्रदेश में बिजनेस भी फ्लरिश करने लग गया है। तो आज उत्तर प्रदेश एक जो पहले पिछड़ा हुआ प्रदेश कहलाता था, आज पूरी कंट्री उत्तर प्रदेश को देख रही है। फिर भी विदुप जी, बेरोजगार लोग हैं, युवा नाराज है, सवाल पूछ रहा है कि रोजगार कहाँ है, सरकारी नौकरियां कहाँ हैं, यूपी टेट के पेपर होते हैं, उसके बाद फिर वो भर्तियां क्यों नहीं होती? देखिए, ऐसा है कि अब धीरे धीरे करके उन्होंने 5 साल तक पूरा अपना बेस तैयार किया। अब बता तो रहा हूँ कि अब बिजनेस भी इम्प्रूव हो रहा है। इन्वेस्टर्स भी बाहर से आ रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, बड़े, आप देखिए उत्तर प्रदेश जो है एक सबसे बेहतर प्रदेश हो गया रोड नेटवर्क का, हाईवेज का। आज यहाँ पे गाड़ियां चलने लग गई जो कि एकदम रुकी हुई थी। जब जीवन चलने लगता है तो रोजगार भी पैदा। पर एक्सप्रेसवे तो पहले भी बन रहे थे, और अभी यहाँ पर आप जिक्र करने, अच्छा, गिनती के थे। अभय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपने दावे सुने कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई है। ये एक बात भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पूरे प्रदेश भर में कहती है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, इस दावे को? अब क्या कहें संकेत जी, पहले तो आपका जो है इलाहाबाद में मैं स्वागत कर रहा हूं। प्रयागराज में नहीं? हमें गर्व है प्रयागराज पर। जब हम धार्मिक मोड में होते हैं, लेकिन जब ह्यूमन रिसोर्सेज के मोड में होते हैं, तो इलाहाबाद पे नाज और गर्व और शान होती है। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद 8-8 प्रधानमंत्री दे देता है हमको, 7-7, 8-8 भारत रत्न दे देता है। हम भाजपा के लोग यही बता दें कि जब से प्रयागराज बना है तो पकौड़ा रत्न यहाँ के मंत्री हो रहे, प्रधानमंत्री तो हो ही नहीं रहे। कोई पकौड़ा रत्न क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ के जितने मंत्री हैं, कोई पकौड़ा तल रहा है, कोई जो है वो चना भूंज रहा है, एक मंत्री चाय बना रहा था। तो अगर जलेबी एक मंत्री बना रहा था हमारे पुराने शहर वाला, तो अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि
प्रधानमंत्री बनने की जगह स्टूल मंत्री बन रहे हैं और पकौड़ा बना रहे हैं, भारत रत्न की जगह पकौड़ा रत्न हो जा रहे हैं। तो मुझे प्रणाम है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उनके विचारों से। ये जो प्रबुद्ध लोगों का जो व्यंग होता है ना, वो ऐसे ही निकलता है जैसे ये यहाँ निकलता है। विदुर जी, आपसे जवाब जरूर लूंगा, लेकिन आप इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? एक तो सर का ये कहना था कि महिलाएं महफूज हैं इस राज्य में, लेकिन उसके साथ साथ जो अभी बोला आपने सुना कि भारत रत्न की जगह पकोड़ा रत्न हो गए हैं यहाँ पर, वो वाकई ये बात सही है कि कितने सारे मंत्री यहाँ पर देखने को मिला है। हम प्रयागराज की बात कर रहे हैं, वो पकोड़ा तल रहे हैं, और संदेश क्या है कि अब हम चलें, हम सब पकोड़ा तलें, तो यही विकास है। और जैसा भाई साहब ने बोला कि कोई पकोड़ा तल रहा है, कोई जलेबी तल रहा है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हमारे राष्ट्रपति से लेके, हमारे मुख्यमंत्री से लेके, हमारे मंत्री विधायक से लेके सब बहुत जमीनी तौर से जुड़े हुए हैं। तो उनको ये चीज में शर्म नहीं आती है कि वो पकोड़ा तले या चाय बनाए या जलेबी करें। ये कोई बहुत बड़ा मतलब कि ये कोई व्यंग वाली बात नहीं है, ये बहुत जमीनी तौर से जुड़ी हुई बात है। और भैया ने जैसे बोला कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो वाकई में ये 5 सालों में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। पहले के और अब के आंकड़े आप भी लगा लीजिए, क्योंकि पहले सिविल लाइन में या कहीं भी महिला निकले या लड़कियां निकले या कुछ भी, कितनी छेड़छाड़ की खबरें आती थी, कितना कोई भी तमंचे लेके कोई पीछा कर रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत कम हुई हैं। ठीक है, ये इस एस्पेक्ट को, कानून व्यवस्था को और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं कि ये एक आम आदमी की छवि देने का जो प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि हम पकोड़ा भी तल सकते हैं, एक आम आदमी की पहचान पकोड़ा तलना इसको आप किस तरीके से देखते हैं? घर में महिलाएं भी पकोड़े क्या चीज? घर में महिलाएं भी पकोड़े तल रही हैं। ऐसे तो लोग झाड़ू पोछा भी लगाते हैं, तो क्या वो लोग ये करने लगे? अंकित जी, इलाहाबाद ने उन नेताओं को दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, जो देश को दिशा देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संदेश देते हैं। अब अगर हमारे मंत्री पकौड़ा तल रहे हैं तो बेहतर है कि वो किचन के अंदर महिलाओं को राजनीति में उतार दे और वो बेचारे और वो पकौड़े तल ले। नंबर 1 अच्छा है, महिलाओं को विमेन फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। हमारे विदुर जी कह रहे थे कानून व्यवस्था जो है कि थर थर कांप रहे हैं अपराधी। कल अमित शाह साहब का रोड शो था, पूछ लीजिए, 4 लोगों की गले की जंजीर हिंच गई और 12 लोगों का जेब कट गया अमित शाह साहब के रोड शो में, अब गृह मंत्री के रोड शो में। तो अगर ये कानून व्यवस्था है तो प्रणाम है योगी जी की कानून व्यवस्था को। और मैं कहता हूँ कि जो है 1000 साल तक योगी जी की कानून व्यवस्था ऐसे ही चलती रहे। के राय जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ये जो कानून व्यवस्था की जो बात बीजेपी कहती है, ये टारगेट इस लिहाज से किया जाता है कि समाजवादी पार्टी की आप कानून व्यवस्था देखिए और हमारी, ये एक तुलनात्मक है जो पूरी बात कही जाती है। ये बसपा के लिए नहीं कहते। मैं अभी आपके पास आऊंगा, आपका भी स्वागत। चौधरी सईद अहमद बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, इस पर आप किस तरीके से जवाब देंगे? आपको लगता है इससे सपा घिरी हुई महसूस करेगी अपने आप को? सपा बिल्कुल घिरी हुई नहीं है, भाजपा घिरी हुई है। और जो कहते हैं आएंगे तो योगी ही, वो गोरखपुर गोरखनाथ मठ से वो आवाज आ रही है कि आएंगे तो मठ में योगी जी ही। पूरा प्रदेश कह रहा है जाएंगे तो योगी ही। और ये जो पकौड़ा की बात कर रहे हैं, इंद्रेश जी संघ के बहुत बड़े सिद्धांतकार हैं। उन्होंने कहा कि भीख मांगना भी एक रोजगार है और हिंदुस्तान में 21 करोड़ लोग भिक्षावृत्ति के जरिए आजीविका कमा रहे हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि दूध जो गाय नहीं देगी उसके गोबर से हम रोजगार पैदा करेंगे। तो इलाहाबाद के बघाड़ा में, करणपुर में, एलनगंज में कमरों में घुस के बूटों से मारकर, मां बहन की गालियां देकर शिक्षित नौजवानों के पीठों को लौलिहान कर देने वाली सरकार हमको भीख मांगकर रोजगार देने की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश का जो सपना है वो यही है कि न सिर्फ पेंशन की बहाली हो, बल्कि जितने भी 5-7 7.5 लाख यहाँ रोजगार पे ताले लगा के इन्होंने रखा, उसकी भी बहाली हो। बिल्कुल। और सुन लीजिए, अपराध की जहां तक बात है, इन्हीं के आंकड़े देख लीजिए। एनसीआरबी के आंकड़े, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यूपी टॉप पे है। एनसीडब्ल्यू के आंकड़े, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, महिला हिंसा के
पर उत्तर प्रदेश टॉप 3 में है। NHRC के आंकड़े देख लीजिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, यूपी सर्वोत्तम 5 में है। और यही नहीं, NCCPR जो चाइल्ड राइट का जो रिकॉर्ड्स है उसमें बाल यौन शोषण और हत्या, तो फिर भी अगर एक छवि बनाई जाती है कि कानून व्यवस्था सुधरी है, तो फिर उसको आप किस तरीके से? इसलिए कि कानून व्यवस्था के नाम पर उन्होंने कुछ मुस्लिम चेहरे चुन लिए हैं, कुछ दलित, कुछ ब्राह्मण, कुछ पिछड़े चेहरे चुन लिए हैं। कानून व्यवस्था दुरुस्त करना मतलब इलाहाबाद का सबसे बड़ा माफिया वो इलाहाबाद का डिप्टी CM है, जो इलाहाबाद से लेकर और कौशाम्बी तक इतने जमीनें हड़प चुका है, और उसके साथ एक कैबिनेट मंत्री और उसके साथ एक विधायक है। मौर्य जी पर सवाल उठाया है। इससे पहले कि चौधरी जी, मैं आपके पास आऊंगा, सारे राइट टू रिप्लाई, आपको पूरा मौका मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। चौधरी साहब, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जा रही है, इससे जरा सा हट करके एक बात और करें। बसपा का समर्थन अमित शाह ने कर दिया। उनका ये कहना है कि नहीं भाई, बीएसपी बहुत अच्छा लड़ रही है और उनको बड़ा समर्थन प्राप्त है, मुसलमान जो हैं वो बीएसपी के लिए वोट कर रहे हैं। अब ये बीएसपी और बीजेपी की साठगांठ की तरह तो नहीं देखा जाना चाहिए कि जो आरोप लगते थे बसपा पे कि आप बी टीम है, तो क्या अब वो कंफर्म हो गया? नहीं, सबसे पहली बात तो ये, जो बी टीम कहा जा रहा, तो ये मान के चलो ए हम है, बी हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, डी हो सकते हैं, ई हो सकते हैं, समझ लें। नंबर 1। नंबर 2, जब किसी चीज से उनको प्रॉब्लम आने लगती है तो उसको ज्यादा चर्चा में लाते हैं। जितना भी झूठ बोलना होगा, झूठ का सहारा लेके उसको सच बनाने का प्रयास करते हैं। बीएसपी न समर्थन लेगी न समर्थन देगी, समझ के चलने। पहले बड़ी मजबूती। फिर सरकार कैसे बनाएगी? हाँ, मैं सुन ले। सरकार जिसको बनाना होगा, बीजेपी को रोकने का ठेका मेरे ही पास, बीएसपी के पास ही नहीं है। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा कि पहली बात तो हम अब्सोल्यूट सरकार बनाने जा रहे हैं। कहीं असुविधा पैदा हुई तो जिसको आना होगा तो मेरे पीछे खड़ा होगा, इसलिए कि मैंने 4 बार सरकार बना के इसका उदाहरण पेश किया है। दूसरी बात, कई बार कांग्रेस ने भी सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश के इतिहास में, भाजपा ने भी बनाई है, सपा ने भी बनाई है, सभी दावेदार हैं ना। कांग्रेस के रिजीम में आप पूरा 50 साल मान के चलो, बाकी तो सबका मिलजुल के आया है। 50 साल के इतिहास में कांग्रेस में हर 2 साल में हम लोग खुद, माननीय अवस्थी जी बताएंगे कि हर 2 साल में एक सेलिब्रेट करते थे हम लोग, जैसे ईद, बकरीद, होली, दिवाली, तो हम लोग कर्फ्यू सेलिब्रेट करते थे हर 2 साल में। किस तरह का इतिहास 1968 से लेकर बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन तक, जितने भी हर 2 साल में कर्फ्यू का सेलिब्रेशन किया गया, सेलिब्रेट हुआ। तो ये कांग्रेस की नाकामी का एक हिस्सा था। और फिर अगर कांग्रेस ने अच्छे काम किए थे तो कांग्रेस आखिरकार पीछे क्यों हो गई? फिर दूसरी बात ये मेरे ऊपर भी आती है कि मैंने क्या ऐसा किया। एक हालात बने देश में, हालात को एकदम झूठ पर इतना डिपेंड किया गया कि 15 लाख 2 करोड़, 15 लाख 2 करोड़, 15 लाख 2 करोड़, लॉ एंड ऑर्डर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, घुस के मारा, लेट के मारा। मैं तो तारीफ करूंगा इस मामले में। घुस के मारा के नाम पे अगर कोई बात करता है तो मैं इंदिरा गांधी के लिए सब, मतलब सराखों पर उनको बैठाने को तैयार हूं। तो इन्होंने तो घुस के मारा, भागिया है, मानो, मगर इंदिरा गांधी ने घुस के 3 हिस्से कर दिए। तो वो घुस के मारा ज्यादा अच्छा है। मैं देखिए, अगर कोई अच्छा काम करता है तो मेरे को कहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अगर आप बात करेंगे तो उस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सी बातों से मैं सहमत हूं उन लोगों से जो हमारे साथी बात कर रहे हैं। फिर आपका बड़ा सर्वमान्य चैनल है, इसमें कोई शक नहीं है, और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल है। और आप जैसे एंकर, रवि जैसे एंकर, ये ऐसे एंकर जो है कम से कम कुछ हकीकत तो दिखा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं ना। हम बहुत से चैनलों में हम लोग बाबा उससे साथ में रहे हैं, सभी चैनलों में गए, बहुत ज्यादा हमने डिबेट करी है, लेकिन आज यहाँ आपको गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी बात बड़े अच्छे तरीके से आप तक पहुंचेगी और उसके बाद लोगों तक क्यों नहीं पहुंचेगी? देखिए, पूरा मौका जो है वो हर किसी को दिया जाएगा। अब मैं वापस आना चाहता हूं आप लोगों का राइट टू रिप्लाई। एक जो सवाल यहाँ पर रोजगार के बारे में हो रही थी, प्रधानमंत्री की एक रैली हुई प्रयागराज में, फाफामाऊ में, और उन्होंने उस रैली में एक बात ये बोली कि जब कोई जगह तीर्थ स्थान बनेगी, मंदिर बनेगा, तो उसके इर्द गिर्द रोजगार पैदा होगा। एक तरीके से उन्होंने रिलीजियस इकोनॉमी के बारे में बात की। अब क्या हम ये माने कि ये समाजवादी पार्टी का बेरोजगारी को लेकर के जो एक पूरा एजेंडा चला है, एक पूरा उनका एक मुहिम छिड़ी है, उनके इलेक्शन का इशू ही यही है, उसका काउंटर करने की कोशिश की है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आपने रिलीजन को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ दिया? देखिए, रिलीजियस टूरिज्म वर्ल्ड वाइड वो कितना रोजगार जनरेट कर रहे हैं किसी से छुपा नहीं है। और उसके अकेले से आप रोजगार प्रदान कर पाएंगे? नहीं, वो एक वन ऑफ द साधन है, वन ऑफ द ये आपकी, इसको आप क्या बोलेंगे,
एक कोई जगह है जहां से रेवेन्यू जनरेशन हो रही है, कोई आ रहे हैं लोग, ये इसको होली टूरिज्म कहेंगे इसको। ये टूरिज्म है। टूरिज्म न जाने कितने लोगों को रोजगार देता है। आप पिलग्रिमेज भी जो है रोजगार देता है। आप कहीं पे भी चले जाइए, आप क्या बोलते हैं, अजमेर शरीफ चले जाइए, आप वहाँ पे वैष्णो देवी दर्शन करने चले जाते हैं, आप महाराष्ट्र। पर सर देखिए, इसे राजनीतिक मायने नहीं है। जब आपसे सवाल पूछे गए रोजगार के, तो आपने रोजगार को रिलीजन से जोड़ दिया और उसको ये प्रस्तुत किया कि देखो धार्मिक स्थल जब आगे बढ़ेंगे और ठीक है, लोगों की आस्था जुड़ी है, लेकिन उससे आपने इकोनॉमी को जोड़ दिया। क्या ये अकेले बेरोजगारी जैसे मुद्दे से निपट सकता है? बिल्कुल। देखिए, ताली दोनों हाथ से बजेगी और सब लोग हाथ मिला करके आगे बढ़ेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। कोई अकेला जो है कोई एक ही जरिया नहीं होता है कि यहीं से। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही मिले तो उसी से रोजगार खत्म होगा? सरकारी नौकरी भी तो मिलनी चाहिए। दोनों मिलेगी। कहाँ मिल रही? आरोप तो यही है कि सरकारी नौकरियों को जो है धीरे धीरे आप कम करना चाहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी और उसके बाद सरकारी नौकरी भी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सरकार का क्या रोल? देखिए, ऐसा है, एक सीढ़ी है। एक स्टेप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है, एक स्टेप गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का है। ये दोनों एक करके इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक। मैं एक सवाल आपसे जी आता हूँ। एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता था। अभी अवस्थी जी ने एक सवाल ये पूछा कि किस तरीके से बेरहमी से स्टूडेंट्स को मारा गया। यहाँ पर प्रयागराज में हमने देखा कि किस तरीके से वो बहुत ही विभत्स एक तस्वीर थी, जिसमें बच्चों को पुलिस ने, जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर पुलिस का हमला हुआ एक तरीके से। आपको लगता है कि ये एक खराब छवि प्रस्तुत करती है सरकार की कि जब युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, नौकरी मांग रहा है या कोई आंदोलन कर रहा है, तो उसके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई हो जाए कि हॉस्टल में घुस के मारे? उसमें से कितने लोग तो हॉस्पिटल में हैं बेचारे। देखिए, आंदोलन भी दो तरीके के होते हैं। एक शांति से होता है और एक उस तरीके का होता है जो सरकारी चीजों को नुकसान पहुंचा के, आप रेलवे की पटरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप और सरकारी चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इससे फायदा कुछ होना नहीं है। और जैसे भैया ने बोला कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। ऐसी चीजें ऐसी हुई क्योंकि जब युवा उसमें गुस्से में होता है तो वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता है। हमने सिर्फ यह है कि हमने देखा और सुना, वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब चीजें हमें नहीं पता। जैसे मैं एक सवाल आपसे पूछूं, वो युवा गुस्सा क्यों था? अब एक सवाल रोजगार के बारे में जो बात हो रही है, हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कहा जाता है कि यहाँ पर कोई विकास करे। अब आप देखिए 2007 में मायावती ने ये बोला कि मैं कितना विकास किया है मैंने, उनकी 2012 में सरकार चली गई। अखिलेश यादव ने ये बोला कि काम बोलता है, उनकी 2017 में सरकार चली गई। अब ये सरकार भी बोल रही है हमने काम किया है, तो काम क्या ये भी चली जाएगी। चली जाए नहीं। मेरा ये कहना है कि आपको क्या ये बीजेपी जानती है इस बात को कि सिर्फ काम के चलते यहाँ पर बात नहीं हो पाएगी, और इसके चलते अब नारा दिया जा रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कि आप अपनी पूरी कैंपेनिंग में एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर रही हैं, धर्म की भी बात कर रही हैं, हर चीज की बात कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो बीजेपी की सरकार है वो 2017 में आई, बहुत सालों के बाद। ठीक है, जब कोई पुरानी बीमारी होती है ना, इससे पहले कौन था? बीजेपी तो नहीं थी। तो तब ये नौकरियां, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें कहाँ थी? तब आप अच्छा कर लेते ना, तब ऐसी नौबत ही नहीं आती। तो जब कोई बीमारी बहुत सड़ गई होती है तो उसको सही होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो बस वही। और जो ये राम नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अब 5 साल के टर्म पे आपको जज किया जाएगा, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, हम हमेशा ये चीज तो नहीं बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम पहले का सब साफ कर रहे हैं और अभी टाइम लगेगा हमको। 5 साल बहुत होते हैं। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि जो राम को लाए हैं, नहीं, तो आज मैंने रैली में नारा सुना। नारा नहीं, ये हर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के दफ्तर में यही गाना बज रहा आपकी चुनाव में। बाबा तुलसीदास जी हमारे सपने में आए कल रात। बाबा तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण रचित, तो रामायण की रचना तो उन्होंने किया, वाल्मीकि जी ने किया। कहे कि हमारे सपने में वाल्मीकि जी आए और मेरे सपने में तुलसीदास जी आए।
कहने लगे कि अभय अवस्थी तुम प्रयागराज के और पुराने इलाहाबाद के बासिंदे हो, अभी तक तो मैंने यही लिखा कि भगवान को जो है राजा दशरथ नंदन लेके आए धरती पे। ये नए लोग कौन आ गए हैं मायावी लोग की जो अब कह रहे हैं कि भगवान को हम ले आए राम को। अरे हम लोग तो वो कांग्रेस के लोग हैं जो ये मानते हैं कि भगवान राम हमको धरती पर लेके आए, और ये लोग कह रहे हैं कि हम भगवान राम को धरती पर ले आए। तो अब इनसे बड़ा जो है मायावी जाल भट्टा जो है पूरी जो है राजनीतिक दुनिया में पूरे विश्व में कहीं नहीं है। नंबर एक, मतलब सुपर भगवान हो गई बीजेपी कि भगवान को ले आए। ये भगवान को ले आने वाले जादूगर हैं भाई। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इन लोगों को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करने का मन करता है, अब इनसे लड़ने का मन नहीं कर रहा है हमारा। मैं आपसे पूछना है आपका, नहीं पॉजिटिविटी नहीं, ये जो इसमें भर भर के और कूट कूट के व्यंग था वो मैं उससे आप पर सवाल पूछना चाहता हूँ। अब क्या हम ये माने कि 5 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी को राम का ही सहारा लेना पड़ रहा है? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं अपने वरिष्ठ आदरणीय अभय अवस्थी साहब को, उनके सरकाज़म को मैं प्रणाम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि भगवान राम को वो लेकर के आए। गाना बजता है सर हर रैली में। आज मैं आप कहिए, मैं अभी आपको सुना दूं, मैंने तो रिकॉर्ड भी किया है। नहीं, वो आपका सुनने का नजरिया अलग है आपका। वो कह रहे हैं इलेक्शन एंथम हो गया है। आपका सुनने का नजरिया अलग है, ऐसा आपके मानने का नजरिया अलग है। देखिए ये देखिए, इसको बजाते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का कोई ना क्यों ना हो, उसे हिंदू ही कहा जाता है। हिंदू है हिंदू, नहीं, क्योंकि इस गाने की चर्चा हो रही है, जो इस गाने की चर्चा हो रही है। नहीं, मैं आपसे ये इस गाने के माध्यम से मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और इसको प्रधानमंत्री मोदी के मंच से बजाया जा रहा है। देखिए ऐसा है कि हमारे हिंदू धर्म में कई रिचुअल्स होते हैं, भगवान की झांकी वगैरह निकाली जाती है। तो अगर झांकी लेकर के आए हैं, भगवान को लेकर के आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को ऊपर से लेकर के आए हैं, कि वो एक सेवा भाव है। अच्छा, एक और चीज ये बड़ी रोचक बात देखने को मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कुछ बयान देते हैं और उसके बाद फिर उसका अलग अलग इतना तो नेताओं ने नहीं सोचा होगा जितना उसका वर्णन जो है मिल जाता है। जैसे कि 80-20 का मैंने इतने सारे वर्जन सुने हैं कि वो तो बोल के निकल गए, और उसके मायने क्या हैं वो तमाम लोग हमको बताते रहते हैं। इसके बाद और भी जो और बयान होते हैं उसके, मैं आपके पास वापस आऊंगा। लल्लन जी भी अब हमारे साथ हैं। कानून व्यवस्था का एक सवाल उठाया जा रहा है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है हमने एकदम दुरुस्त कर दी है कानून व्यवस्था, और इसी वजह से जो जितने चोर, उचक्के, मवाली, दंगाई, और शिवराज सिंह चौहान ने तो ये भी बोला जो दंगाई है वो सपाई है और जो सपाई है वो दंगाई है। तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, क्योंकि हमने दंगाइयों को ठीक कर दिया है। ये जो लॉ एंड ऑर्डर पर आपकी छवि है, आपको लगता है ये सपा को नुकसान देगी? छवि तो पहली बात है नहीं वर्तमान सरकार की। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है। स्थितियां ये पोजीशन हो गई हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी कानून को सुधारे, मैं यही नसीहत देता हूं। और दूसरी बात ये कहना नहीं, उसकी बात मैं ये कह रहा हूं कि अब तो देखिए कानून का क्या सवाल है। कानून तो उनका जो है बुलडोजर चला ही रहे हैं। कुल मिलाकर के इनको जो है सारे ब्राह्मण, आपके मुस्लिम, यादव या तमाम जातियां दिखाई पड़ती हैं, लेकिन स्वजाति योगी जी को नहीं दिखाई पड़ता। वहाँ कोई बुलडोजर नहीं चलता, कोई अपराधी वहाँ है नहीं। सारे अपराधियों को इन्होंने अंदर कर दिया है। लेकिन वो अपराधी जो एक से एक माफिया हैं, बड़े बड़े हैं, ब्रिजेश सिंह से ले धनंजय सिंह है, तमाम लोग हैं, एक भी नाम बता दें कि स्वजाति अपराधी को इन्होंने अंदर किया हो। अच्छा, तो ये देखिए जो आरोप वो आपके ऊपर लगाते हैं, जो आप यादवों के लिए करते हैं, वो आप कहते हैं वो ठाकुरों के साथ हो रहा है सरकार में। मुलायम सिंह का समाजवाद है। हाँ। सभी वर्गों का सम्मान है। हाँ। हर धर्मों का सम्मान ये तो वो भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। विकास तो है नहीं। अब साथ तो है। अब साथ तो ऐसा है कि एक नौजवान पूरे प्रदेश में हिला दिया है।
जिसका नाम है अखिलेश यादव, और एक नौजवान ने पसीने छुड़ा दिया है। 1 दर्जन बड़े लीडर जो भी हैं, आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को सैकड़ों बार यहाँ उत्तर प्रदेश में आना पड़ा, हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा, योगी जी को, नड्डा जी को, मतलब जितने भारतीय जनता पार्टी के, राजनाथ सिंह जी, एक अखिलेश और वहां दूसरी तरफ एक तरफ 1 मैन आर्मी अपने आप को बता रहे हैं। हाँ, मैं आता हूँ आपके पास, आप इसका जवाब किस तरीके से, अभी आता हूँ चौधरी साहब, अभी आता हूँ। देखिए, वो भाई साहब की बातों से ही लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है वो एक ही आदमी की है, और जो हमारी भाजपा पार्टी है वो एक आदमी से नहीं है, वो उसमें पूरा एक परिवार है। वो बेशक सिंगल होंगे मगर वो पूरा परिवार लेके चलते हैं, और वो सबके प्रचार में सब आते हैं। उनके यहाँ एक ही आदमी बेचारा जूझ रहा है, तो इसकी बात का मैं यही जवाब दूंगी। और दूसरा, भाई साहब ने एक चीज ये बोली थी, विकास तो उन्हें दिख ही नहीं रहा है। विकास की बात अगर मैं आपसे कहूंगी कि 2017 में जब आप आए होंगे यहाँ पे डिबेट के लिए और अब जो आए होंगे, तो आपको जमीन और आसमान का फर्क दिख रहा होगा। तो अब देखिए, ये दावा है दावा है, क्योंकि कानून व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी से भी बहुत सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। ये हमारा समय कम पड़ जाएगा उस पर बात करने के लिए। हाथरस कांड कोई नहीं भूला है। अब मैं प्रयागराज से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर भी मुद्दे, राज्य के जो मुद्दे हैं वही यहाँ पर भी मुद्दे होंगे, या यहाँ के कुछ स्थानीय मुद्दे ऐसे हैं जो कि चुनाव परिणाम को बदल सकते हैं? सर, यहाँ या वोटर के दिमाग में रह सकते हैं? इलाहाबाद ने राष्ट्र को नेतृत्व दिया। अच्छा, आप लोग अभी भी इलाहाबाद बुलाते हैं, इसको प्रयागराज नहीं बुलाते हैं? हाँ? हम प्रयागराज बोलते हैं। नहीं, आज हम एक डिबेट में थे, हाँ, अभी आया। हाँ, इसको हम बहुत ही ईमानदारी से जो है क्लियर कर दें कि कुंभ 12 साल में लगता है, अर्ध कुंभ 6 साल में लगता है। ठीक, जब गंगा किनारे हम जाते हैं तो हम लोग अपना जनेऊ निकाल के प्रयागराजी हो जाते हैं, हर हर गंगे करते हैं। लेकिन हम जब जो है बौद्धिक इलाहाबाद में आते हैं, जब हम पॉलिटिकल इलाहाबाद में आते हैं, जब हम एकेडमिक इलाहाबाद में आते हैं, तो IAS PCS की जो फैक्ट्री थी वो इलाहाबाद में थी। प्रयागराज में तो बता ही रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि पकौड़ा जो है बेहतरीन निकालो। अच्छा, पकौड़ा भी निकालने लगे लड़के बेचारे हमारे जो कंपटीशन तैयारी कर रहे थे। तो गुजरात मॉडल जरा देखिए कि कड़ुआ तेल का दाम जो है अडानी को जो है मतलब कड़ुआ तेल बनाने का काम दे दिया गया, और कड़ुआ तेल का दाम 65 रुपए से जो है 285 रुपए लीटर कर दिया गया। तो अब उन बेरोजगार विद्यार्थियों ने इतना महंगा कड़ुआ तेल खरीद के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जरा कड़ुआ तेल ज्यादा लगवाया जाता है गणबल्ला में, तो वो जब कड़ुआ तेल महंगा हो गया तो वो लड़के बेचारे, राय साहब ने अभी बताया कि उन्होंने जो है फांसी के फंदे अपने कमरों में लगा लिए, और जो सुसाइड नोट का संकेत जी, उस सुसाइड नोट को अगर पढ़ लीजिएगा तो छाती फट जाएगी हनुमान जी की तरीके से, कि लिखा कि पूज्य पिताजी आपकी गलती नहीं है, आपने अपनी जो है पेट की रोटी काट कर हमको पढ़ने भेजा। गलती इस सिस्टम की है, जिस सिस्टम ने जो है परीक्षाओं का पेपर लीक करके परीक्षाओं को अबेंडन करा दिया, जिस सिस्टम ने जो है परीक्षाओं को जो है पूंजीपतियों के हाथ में जो है गिरवी रख दिया, उस सिस्टम से मैं तंग आ गया। और मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके लगाए दाम पर IAS PCS कलेक्टर नहीं बन पाया। अब मैं अपनी जिंदगी को अपनी फांसी लगाकर समाप्त कर रहा हूं। यह पीड़ा किस दिन समझोगे? मैं आपको इससे पहले क्या, हाँ, लोगों ने आत्महत्या किया, जिसमें 8 लड़कियां हैं, 8 लड़कियां हैं, 43 लोगों ने आत्महत्या किया इस ढोगी बाबा के राज में। और वो सारे लोग जो है कंपटीशन के स्टूडेंट थे, और उन सारे लोगों ने अपने नौकरी के हताशा से, और आप जैसे प्रबुद्ध लोगों ने इलाहाबाद को अब ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट नहीं कहा है, ST ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा कि ये सुसाइड जोन हो गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये इनके नौकरी। अब इससे पहले चौधरी साहब आप जवाब दें, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये सब मुद्दे नहीं होंगे जिन लोगों ने अपने घर परिवार वालों को खोया है, यंगस्टर्स को खोया है, जो नौकरी ना पाने की वजह से वो उन्होंने आत्महत्या कर ली? आपको नहीं लगता है ये सवाल जो है छात्रों के जहन में होगा, उनके परिवारजनों के जहन में होगा? नहीं, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं, मगर ये जरूरी नहीं है कि जो आत्महत्याएं हुई
और या उन्होंने सुसाइड, जैसा आपने बोला, मुझे वाकई में बहुत दुख हो रहा है, मगर उसकी सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार नौकरियां नहीं दे रही है या रोजगार नहीं दे रही है, जो पूरा क्लेम उनको दिया जा रहा है, तो मैं इस चीज में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं मान रही हूँ। बहुत लेकिन सारे ये रीजन हाँ, लेकिन ये देखिए जो पकोड़े वाली बात हो रही है, ऐसा क्यों हो, जैसे आपने व्यंग में ही सही, लेकिन जो बात बोली गई, अब प्रयागराज को आप पकोड़े के लिए नहीं जाता ना, ये तो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट की तरह जाना जाता था। पकोड़े तो पूरे देश में हर जगह बन सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी पहचान होगी प्रयागराज की। नहीं, देखिए, आप जो बड़े सीनियर बड़े नेता जो पकौड़े तल रहे हैं, जिनकी फोटोज आप खींच रहे हैं या सोशल मीडिया में, अब वो तल रहे हैं, हम क्या करें? अरे भाई सब जो भी है वो सिंबॉलिक है, वो सिंबॉलिक है, और कि बड़े काम भी करने हैं और साथ ही साथ जन को भी लेकर के चलना है। अगर पकौड़े तलना कोई छोटा काम नहीं है, इसको आप इतना बड़ा भी काम नहीं है भाई साहब। नहीं, आपके लिए बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक गरीब आदमी जो छोटा सा ठेला लगाता था और लगा रहा है, अरे तो गरीब आदमी जीवन भर पकोड़े थोड़ी तलेगा, वो भी सोचेगा कि मैं पढ़ा लिखा करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊं। नहीं, तो पढ़ा लिखा करके सिर्फ नौकरी ही कराना है अगर आपको, और उसको अपने सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं बनना है, आपकी सोच है ये बात। देखिए ऐसा है, पकोड़ा तल के मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो करके एक बड़ा रेस्टोरेंट भी खोल सकता हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो करके एक होटल भी खोल सकता हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो करके, ये कौन सा प्रतीक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कि पकोड़े तलो? देखिए, ऐसा है, मैं भी होटेलियर हूँ प्रोफेशन से, और मैं भी अपने किचन में और कई बार जो बैंक्वेटिंग में, मैं भी वहाँ पे पलटा पकड़ करके काम करता हूँ। ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बड़ा काम है। इससे सर थोड़े बड़े काम और हैं, जैसे कि रोजगार का साधन देना, कानून व्यवस्था के सवाल पर जवाब देना। साधन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को आप उसको रोजगार का साधन आप मान ही नहीं रहे हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रतीक है पकोड़ा, ये इनका कहना है। मैं आऊंगा आपके पास। देखिए, अभी आपने पूछा इलाहाबाद क्या चीज? बनारस में मंदिर पे शंख बजाने की वैकेंसी आई है, वो भी स्वरोजगार, 1500 रुपए महीना। जो आप रिलीजियस टूरिज्म कह रहे हैं ना, अखबारों में छपा है, शंख बजाने की वैकेंसी निकली है, 1500 रुपए महीने आपके पास। अब देखिए, फिर वहीं पर पकौड़ा ही पे अटक गया है। भारत रत्न एक पकौड़ा बनाने वाले को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इलाहाबाद में पकौड़ा बनाने वाले को एक को भारत रत्न दे दे, हम इनकी बात स्वीकार कर लेंगे कि पकौड़ा बनाना जो है सबसे बड़ा रोजगार है। एक भारत रत्न एक मंत्री को जरूर दे दें जो पकौड़ा बनाया हो या वो चना उना भूंजा हो। भारत रत्न मिलता है जब दिमाग एकेडमिक हो। आप कह रहे हैं कानून और व्यवस्था की बात। एक छोटे से देश सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भरे सदन में 3 दिन पहले कह दिया कि नेहरू के भारत के सदन में, संसद सदन में, वहां पर आधे से ज्यादा लोग बलात्कारी, माफिया और डकैत हैं। अब इससे बड़ा तमाचा जो है सिंगापुर के जो है छोटे से देश ने, 95 लाख के देश ने जो है इस 150 करोड़ के जो है देश के ऊपर मार दिया। मैं सौगंध राम की खाता हूं कि हमें भेज दे, हम सिंगापुर के प्रधानमंत्री को 3 पड़ाका जाके सिंगापुर में मार। ये सब मत कीजिए, ये सब मत कीजिए। हिंसक प्रवृत्ति को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जल्दी। अभी आपने इलाहाबाद की प्रॉब्लम के बारे में पूछा, तो इसमें दो राय नहीं कि राष्ट्र नेतृत्व हमने दिया है। इलाहाबाद में भी राष्ट्रीय स्तर की प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स को गिनाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी आपके चैनल पे। दूसरी बात ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे अब ये कह रहे हैं जैसे हम देंगे 95% आपने सभी कुछ बेच के प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। अब कहां से आप रोजगार लाओगे? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। तो ये झूठ का सहारा कब तक लिया जाएगा? पीछे झूठ का सहारा लेके सत्ता में आ गए और फिर आप नौकरी देने जा रहे। नौकरी कहां से दे दोगे आप? नौकरी अडानी देंगे, नौकरी अंबानी देंगे, नौकरी अंबानी फैमिली देगी, कि नौकरी भारत सरकार देगी या उत्तर प्रदेश सरकार देगी? कुछ बचा हुआ है क्या बेचने के लिए? सब बेच डाला उन्होंने, 95% बेचा उन्होंने, 95%। ठीक है, अब आपका जवाब, उसके बाद कुछ कमेंट्स आपसे लेंगे और आपसे अभी आता। मैं पकोड़े वाली हाँ, पकोड़े वाली बात, ये जो इतना जिक्र हो रहा है ना पकोड़े का, मैं जरा इसलिए बता दूं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो मंत्री हैं, प्रयागराज में मंत्री हैं, अपने आप को आम आदमी दिखाने के लिए वो पकोड़े तल रहे हैं। इस वजह से ये पकोड़े पर राष्ट्रीय सेशन में
राष्ट्रीय निर्णयकारी समिति में उनको बैठने का मौका ही नहीं मिलता। जबकि इलाहाबाद के मंत्री पॉलिसी मेकिंग कमेटी में बैठकर देश का निर्णय करते थे, भाग्य बदलते थे। अब पकोड़े तलने पे मजबूर जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने केंद्रीय और नीचे वाले हैं मंत्री, अब उनको जो है वहाँ पर राष्ट्रीय चिंतन, बजट बनाने में, पॉलिसी बनाने में, वहाँ तो अडानी अंबानी बैठते हैं। तो इनको कहा गया है कि बेटा अब जितने हो उतने ही रहो, वहीं अपने अड्डे पे जाके इलाहाबाद में जो है लोकनाथ के चौराहे पे जो है वहाँ पर वो क्या बोलते हैं, खोआ औटो, पकौड़ा जो है बनाओ, कोई डोसा बना रहा है, कोई जो है जलेबी बना रहा है। देश के प्रधानमंत्री भी एक सवाल, यूक्रेन में अभी रसा ने जो बम किया है, अभी देखिए महिला का बयान आज आया है, आप देख रहे होंगे कि वहाँ की जो फ्लाइट है एयर इंडिया की, जो 35,000 है उसको 80,000 रुपया। अब ये हालत है कि वो जैसे कोरोना में अस्पतालों में लूट होती थी, प्राइवेट अस्पतालों में वो हाल है, और देश का प्रधानमंत्री जो फंसे हुए भारतवासी हैं उनको निकालने का काम नहीं करते। अब आपकी बात। मैं पकोड़े वाली बात पे यही कहूंगी कि वो कह रहे हैं ना कि बहुत बहुत बड़ा काम नहीं है ये। जो पकोड़ा जो इंसान बना रहा है वो कहाँ था और कहाँ से उसने कैसा अपना बिजनेस शुरू किया, तो पकोड़े बनाने से ही शुरू किया, वो उस स्टेज तक आया। और रही विपक्ष की बातें, तो विपक्ष तो ये सब आरोप लगाएगा ही, अगर वो नहीं लगाएगा तो उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। ठीक, आप कुछ कहना चाहते? देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे आने वाले टाइम पे एक जॉब चाहिए होगी। अब ऑब्वियसली मैं पकोड़ा तो नहीं तलूंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैम से मुझे एक क्वेश्चन है कि मैम क्या अपने बच्चों को आप पकोड़ा दिलवाएंगी? नहीं, घर में रहेंगे तो पक्का करेंगे, कोई काम करने में तो कोई बुराई नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के लिए बात कर रही हूँ मैं। अरे वो बिल्कुल मिलेंगी, हम मना थोड़ी कर रहे हैं कि हम नौकरियां नहीं देंगे, हम घर में ही बिठाएंगे, हम पकोड़ा ही, क्योंकि वो विपक्ष जो है उसने एक पकोड़ा पकड़ लिया है तो वो पकोड़े पे ही बहस नहीं, पर की ये जा रही यूथ है। पूछ रहा है आपसे कि अब आप पकोड़ा तलवाएंगे? मैं वही बता रही हूँ कि बिल्कुल नौकरियां मिलेंगी, और थोड़े टाइम का आप वो थोड़ा, मैम, क्योंकि 5 साल आपको दे चुके हैं हम। 5 साल कोई ज्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि जब आप एक बहुत बड़ी, बहुत ही क्या कहते हैं, बुरी और बहुत ही फफूंद लगी हुई बीमारी से ग्रस्त रहते हैं ना, तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। तो उस वो अभी बीमारी हमने में भी बेस मैम बनाया है। हेल्थ केयर सेक्टर आपका क्या हाल हुआ, हमने देखा गंगा में लाशें बह इसी प्रयागराज में इसी पे। पिछली खबरें जो थी। जल्दी से आपकी बात। अगर आपके पास आऊं। 12वीं के बाद अगर इंटर करेंगे तो पकौड़ा ही तलेंगे। अच्छा, चलिए एक और ताना। हाँ, जल्दी से। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि काश ऐसा होता कि ये कहा जाता कि जो काम को आए हैं हम उनको लाएंगे। उम्मीद है कि हम समाजवादी जो काम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। काश अच्छा, ऐसा हो सकता, और काश ये सरकार ऐसा कर पाती। दूसरी चीज ये कि बुलडोजर बाबा कहा जाता है योगी जी को, और मेरी उनसे एक शिकायत है नागरिक होने के नाते कि जिन इमारतों को आपने गिरा दिया, काश ऐसा करते कि उन इमारतों को अनाथालय में तब्दील करते, सरकारी अधिग्रहण करके उनमें अस्पताल खुलवाते, स्कूल खुलवाते, संग्रहालय खुलवाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपकी मंशा कुछ और है। थैंक यू। लास्ट कमेंट। मेरा एक ये राय है, इस टाइम जो सारी पार्टीज राम भरोसे हैं। सेकेंडली, इलाहाबाद में देयर इज मच मोर देन कुंभ इंटरनेशनली जाना जाता था, इस पार्टी ने उसको नेक्स्ट लेवल पे ले आए, बहुत अच्छी बात। बट इलाहाबाद में और बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशन है जो नेशनल रिप्यूट के हैं, उनको बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया जाता। थोड़ा फोकस उस पे भी होना। ये बहुत ही, हाँ, आपने बहुत जरूरी सुझाव दिया। आप सब लोगों का, 600 करोड़ का घोटाला कुंभ में पकड़ा है। जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इलाहाबाद या प्रयागराज का एक मिजाज ही कुछ, हाँ, ये माहौल ही कुछ ऐसा है कि बहुत ही डिसेंटली, मतलब कोई चीखम चिल्ली नहीं। देखिए कितने सभ्य तरीके से टांग खींची गई एक दूसरे की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद।